साथियों, सबसे पहले तो नटरंग प्रतिष्ठान और रश्मि जी को हार्दिक बधाई, इसलिए कि नेमीचंद्र जैन जन्म शताब्दी समारोह के समापन अवसर पर आलोचना केंद्रित परिसंवाद का आयोजन आज किया गया है। यह जानते हुए कि आज के समय में एक सुनियोजित साजिश के तहत आलोचना को, आलोचनात्मक विवेक को हाशिए पर धकेला जा रहा है और इसीलिए वैचारिक रूप से रंग और बदहवास दौड़ में शामिल आज के इस समय को हमें ठहर कर कहाने की आवश्यकता है। हम देख रहे हैं कि हमारा देश ही नहीं, विश्व के तमाम देश एक अलग अजीब तरह की आपाधापी से गुजर रहे हैं। आतंकवाद और सांप्रदायिक विद्वेष, घृणा और उन्माद, दक्षिणपंथी ताकतों का बढ़ता हुआ वर्चस्व और डॉलर और युआन की जंग के जरिए दुनिया का बेताज बादशाह बनने की होड़, यह हमारे यथार्थ को संत्रस्त करने वाली कुछ कड़वी हकीकतें हैं। और एशिया हम देख रहे हैं कि कभी यह कोना कभी वह कोना, वह सुलगा दिया जा रहा है। कभी आपसी रंजिशों की वजह से, कभी महत्वाकांक्षाओं की वजह से, कभी नफरतों की वजह से और कभी अवांछित विदेशी ताकतों के हस्तक्षेप की वजह से। और इस तमाम उठापटक में यदि कोई बेईमानी हुआ है तो वह हुआ है मनुष्य, उसका वजूद, उसके सपने, उसके क्रंदन। और केंद्र में आया है मनुष्य की पाशविकताओं के अर्क से बुना हुआ उन्माद। आज हम उन्माद के दौर में, उन्माद के युग में, एक वहशी युग में जी रहे हैं। दूर से देखने पर ऐसे लगता है कि उन्माद के मूल में है हमारा श्रेष्ठता बोध, हमारी नफरत और हमारी असुरक्षा। लेकिन कहीं मुझे लगता है कि दरअसल उन्माद के मूल में है आलोचनात्मक विवेक का निरंतर क्षरित होता जाना। यह आलोचनात्मक विवेक को हाशिए पर धकेल दिए जाने की एक बहुत बड़ी त्रासदी के स्तूप स्तंभ के रूप में यह उन्माद आज हमें दिखाई पड़ता है। और यह आलोचनात्मक विवेक गायब हुआ है हमारे राजनीतिक और धार्मिक परिदृश्य से और साहित्यिक परिदृश्य से। और मैं बहुत ही चिंता, बहुत ही ग्लानि के साथ यह स्वीकार करना चाहूंगी कि आज साहित्य के क्षेत्र में लोकतंत्र खतरे की जद में आ गया है। क्योंकि जब आलोचनात्मक विवेक क्षरित होता है तो वह दोनों बाहें बढ़ाकर आह्वान करता है जड़ता का, कट्टरता का, आतंक का, हिंसा का और लोकतांत्रिक चेतना को ध्वस्त कर देने का। और आज हम जानते हैं कि पूरे विश्व के मानकों में भारत एक बड़े लोकतंत्र देश के रूप में नहीं है, बल्कि वह एक लाल दायरे में आ गया है जहां लोकतांत्रिक चेतना क्षरित हो गई है। तो आलोचना दरअसल लोकतांत्रिक चेतना को बचाए रखने का एक बहुत बड़ा स्वर है। मैं याद करती हूँ, यह ठहर कर याद करना चाहती हूँ नेमीचंद्र जैन की पुस्तक, सुप्रसिद्ध आलोचनात्मक पुस्तक के शीर्षक अधूरे साक्षात्कार। साहित्य है तो बहुत सी व्याख्याएं होंगी और कोई भी व्याख्या अंतिम नहीं होती। साहित्य जीवन की तरह अनंतिम है। अपने हर ध्वनि के साथ, हर शय के साथ, हर कदम के साथ वह नई कुलांचे भरता है, नए सपने देखता है। तो जब मैं अधूरे साक्षात्कार शीर्षक को पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है कि जैसे नेमीचंद्र जैन जी ये कहना चाह रहे हैं कि जिंदगी को निसंग दृष्टि से, घनिष्ठ भाव से भी अगर हम देखना चाहें तो हम अपने अंतरंग मित्र, अपने साथी, अपने सहचर का भी निसंग अनात्मीय अवलोकन नहीं कर सकते हैं। हम उसे उसके ट्रू सेल्फ में नहीं जान सकते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे तीसरा क्षण निबंध में मुक्तिबोध अपनी स्वप्नशीलता
सृजनात्मकता और गत्यात्मकता के गौरव में इछलाते घूमते नजर आ रहे हैं। इतना ज्यादा आत्मगौरव का भाव है, इतना ज्यादा आह्लाद का भाव है कि वो अपने मित्र केशव को, उसकी वैचारिकता को, उसके तर्कों को वो बहुत ठंडा, निष्प्राण, निर्जीव, ठस और अकादमिक बहस का रूप देते हैं और वो उसकी बातों को अनसुना करते हैं। 25 पृष्ठों के पत्र को भी वो काफी अरसे तक नहीं पढ़ते हैं। लेकिन इसी पूरे के पूरे निबंध में जैसे मान लो कि वो ये बताना चाहते हैं कि लेखक को, आलोचक को स्वयं अपनी आत्मा की गुप्तचरी कैसे करनी है। पूरा निबंध पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है कि जैसे मुक्तिबोध यह बताना चाह रहे हैं कि जब लेखक के भीतर आत्मगौरव का भाव ठाठे मार रहा हो, जब आत्ममुग्धता का चश्मा उसने अपनी आंखों पर चढ़ा रखा हो और माथे पर श्रेष्ठता का ताज पहन रखा हो, तब वह साहित्य सृजन नहीं कर सकता। तब वह साहित्य के भीतर पैठ बनाकर साहित्यकार की अपने समय की अंतरात्मा को वह नहीं टटोल सकता है। इसीलिए इसी निबंध में वो बार बार सृजन प्रक्रिया के 3 क्षणों को निबद्ध करने के प्रयास में वो बार बार इसी तथ्य को दोहराते हैं कि किसी भी एक लेखक को दृष्टि संपन्न होने के लिए, ग्रो करने के लिए एक ही कसौटी अपनानी होगी और वह कसौटी है आत्मावलोकन। निरंतर, कठिन, कठोर, पारदर्शी, ईमानदार आत्मालोचना। मुक्तिबोध का साहित्य आत्मालोचन का, आत्मा की गुप्तचरी का एक सशक्त उदाहरण है, जिसे मैं अधूरे साक्षात्कार के निबंधों में भी देखती हूँ कि किस तरह से नेमिचंद्र जैन सबसे पहले रचना के साथ एक सहृदयतापूर्ण संबंध बनाते हैं। उनकी पूरी की पूरी प्रक्रिया देखती हूँ तो मुझे लगता है कि भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में सहृदय की जो परिकल्पना की है, प्रेक्षक के रूप में सहृदय की जो विशेषताएं बतलाई है, वे सारी विशेषताएं मानो आलोचक के तौर पर नेमिचंद्र जैन जी ने अपने अंदर इनहेरेंट कर ली है और वहाँ वो पाठक के तौर पर, आलोचक के तौर पर लेखक की मनोभूमि में पहले गहरी पैठ बनाते हैं, फिर उसके साथ वह एक संवाद स्थापित करने की कोशिश करते हैं और उसके उपरांत अपनी दृष्टि जो समय के साथ अपने समय के संवाद के माध्यम से उन्होंने अर्जित की है, जिस दृष्टि के मूल में उनके अपने अनुभव है, उनके अपनी स्मृतियां हैं, उनके अपने स्वप्न हैं, अपनी व्यग्रताएं हैं, उन सब को गूंथ कर वे उस लेखक के साथ जब संवाद करते हैं तो लेखक के कृति की विशेषताएं और दुर्बलताएं गिनाने के साथ साथ वे वहां एक बड़ी ऊंची सृजनात्मक छलांग लगाते हैं जब वे अपने संशयों, अपनी सम्मतियों, अपने द्वंद्वों, अपने सवालों और अपने स्वप्नों को केंद्र में लेकर आते हैं। दरअसल यहीं से जब मैं नेमिचंद्र जैन जी के अधूरे साक्षात्कार पढ़ती हूँ तो मुझे यहीं से सवाल उठता है कि आलोचना है क्या? क्या आलोचना, जैसा आज के समय में कहा जाता है कि दोयम दर्जे की विधा है, क्या आलोचना किसी भी कृति के प्रकाशन के बाद या परंपरा में चली आ रही किसी भी एक कृति, किसी भी एक प्रवृत्ति को की निंदा करना या स्तुति करना है? क्या आलोचना सिर्फ कृति का उपग्रह है, उसका अपना निजी स्वायत्तता, उसकी अपनी अस्मिता कुछ भी नहीं है? मैं यहाँ बेहद विनम्रता पूर्वक लेकिन बहुत एम्फेटिकली इस बात को रेखांकित करना चाहूंगी कि आलोचना अपने समय के सजग बौद्धिक प्रहरी है और उसका वजूद सृजनात्मकता के पाए पर टिका हुआ। वह कृति को केंद्र में रखकर चलती है, लेकिन कृति बैसाखियां बनकर उसकी बौद्धिक अक्षमता को सहारा नहीं देती है, बल्कि कृति एक रनवे की तरह आलोचक के सामने आती है। हम जानते हैं कि एक जहाज रनवे पर तेज गति से जब दौड़ता है तो वह रनवे पर गति करते हुए अपने भीतर की शक्तियों को संकेंद्रित करता है। अपनी एक ऊंची उड़ान भरने के लिए, एक बड़ी दिशा तय करने के लिए वह जमीन से जीवनी शक्ति ग्रहण करता है। लेकिन जितनी देर वह जहाज रनवे पर घूम रहा है,
उसका मूलभूत बुनियादी चरित्र बस का है, जहाज का नहीं है। उसी तरह से आलोचक जब कृति के भीतर उतरकर कृति का पाठ करता है, उस समय वह कृति के साथ, कृतिकार के समय के साथ संवाद कर रहा है, लेकिन वह उसकी जमीन नहीं है। उसकी जमीन उसे तब मिलती है जब उस कृति के प्रभाव के स्वरूप, उसके भीतर जो व्याकुलताएं, जो द्वंद्व, जो सवाल उठे हैं और उन सवालों से मुठभेड़ करते हुए उसके स्वप्न उसकी पूरे के पूरे वजूद पर, उसकी तासीर पर हावी हो गए हैं और उसे लगता है कि कृति के माध्यम से उठाए गए समाज के उन सवालों को उसे अपनी दृष्टि से पाठक के सम्मुख प्रस्तुत करना है। उस समय जब वह टेक ऑफ करता है, उस समय जब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को चीर कर जब वह वायुमंडल में प्रवेश करता है, तो एक आलोचक अपनी जमीन, अपना क्षितिज, अपना आसमान तभी प्राप्त करता है। जाहिर है ये सारा का सारा खेल गुप्तचरी का ही है। आत्मा की गुप्तचरी मुक्तिबोध कहते हैं। मैं कहती हूँ कि आलोचक का सारा खेल कृति और समय की अतल गहराइयों में गोताखोर की तरह डुबकी लगाने का है, और जो अतल गहराइयां पाताल तक, सातवें पाताल तक खुलती हैं, वहां तक जाकर उसे मणि, माणिक, मुक्ता या विष, जो भी हमारे समय को दूषित या अलंकृत कर रहा है, उसे लेकर आना है। तो आलोचक के सामने का मादा बहुत जरूरी है। आलोचक की अर्हताएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। एक रचनाकार से ज्यादा आलोचक की अर्हताएं बढ़ती हैं। आलोचक के दायित्व बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। तो उसे सबसे पहले तो यही जानना है कि आत्मा क्या है। जब मैं आत्मा के सवाल पर विचार करती हूँ तो मुझे लगता है कि आत्मा यानी रचना का मर्म, बहुत सतही सी बात लग सकती है, लेकिन मजेदार बात यह है कि यह रचना का मर्म रचना में स्थित नहीं है। यह मर्म स्थित है लेखक के वैचारिक अंतःकरण के आयतन में। उसके उस वैचारिक अंतःकरण को बनाया है, या वह उसके वैचारिक अंतःकरण का जो आयतन है, उसका सिकुड़ना या उसका प्रसार, उसकी सुरक्षा, वह उसकी स्मृतियों, उसके अनुभव, उसके ज्ञान, उसके विवेक, उसकी अध्ययन क्षमता और उसकी विश्लेषण क्षमता की झिल्लियों में सुरक्षित है। और संवेदन के तरलता से वह अंतःकरण, वैचारिक अंतःकरण अपनी जीवनी शक्ति को प्राप्त करता है। तो आलोचक जब गुप्तचरी करता है आत्मा की, तो वह रचना की आत्मा की गुप्तचरी करता है। वह आलोचक के आत्मा यानी उसके वैचारिक अंतःकरण के आयतन को नापाना चाहता है। वह वैचारिक अंतःकरण जो उसके समय ने बनाया है, लेकिन एक समय में सिर्फ एक समय जीवित नहीं होता। एक समय में बहुत सी ध्वनियां, बहुत सी स्मृतियां, समय की अनेक अतल परतें रहती हैं। लेखक उस समय के बीहड़ में प्रवेश करके समय की किन परतों को, परंपरा के किस रूप का चयन करता है, यह जानना आलोचक के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे मैं अपनी एक बात उदाहरण से करूं। आज हम प्रेमचंद के बारे में कहना, आचार्य जी ने बताया कि प्रेमचंद के बारे में कहना आज सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि हमने धर्म की तरह, जैसे धर्म को हमने मूर्ति पूजा के जरिए कर्मकांड में रिड्यूस कर लिया और फिर वह आज प्राणघातक हथियार की तरह हमारे सामने आ गया है, उसी तरह से हमने साहित्य को भी कुछ मंदिरों में, कुछ गुटों में, कुछ मठों में, कुछ गढ़ों में तब्दील कर दिया है। और सभी ने अपने अपने लेखकों, अपने अपने कुछ कालखंडों, कुछ प्रवृत्तियों के आधार पर अपने बड़े बड़े मंदिर स्थापित कर लिए हैं। और उसमें आप या तो भक्त के रूप में प्रविष्ट हो सकते हैं, या संरक्षक के रूप में, या आराधक के रूप में, या आप उसमें के प्रहरी के रूप में आ सकते हैं। तो उसी तरह से यदि मैं प्रेमचंद के बारे में, जब मैं ये बात प्रेमचंद की स्टेटिस्टिक के बारे में बात करती हूँ,
तो ये कहा जाता है कि हमें आज की जमीन पर खड़े होकर पिछले पुराने अतीत को नहीं खंगालना चाहिए, लेकिन साहित्य कृति का विश्लेषण नहीं है। कृति के माध्यम से वह पूरे के पूरे समय का अन्वेषण करता है, समय को वह परंपरा से जोड़ता है और उस समय को वह भविष्य के लिए सृजित और संरक्षित करता है। और उस सब जिस समय में लेखक खड़ा है, उस समय के विचलन दर्पणे स्खलन उसने उसके भीतर किस रूप में उपस्थित है और बहुत से विकल्पों को, सकारात्मक विकल्पों को छोड़कर वह अपने लिए लॉन्चिंग पैड, अपने उस जिस विचारधारा के माध्यम से ले रहा है, वह विचारधारा कैसे उसके सामने आई है। मैं प्रेमचंद को जब लेती हूँ तो मैं देखती हूँ कि प्रेमचंद मालती को लेकर, सेवा सदन की सुमन को लेकर, गबन की जालपा को लेकर वे बहुत ज्यादा मुझे स्त्री द्वेषी रूप में दिखाई पड़ती है। अपने एक लेख में भी मैं जब ये बात करती हूँ कि प्रेमचंद स्त्री के मनोविज्ञान को नहीं समझ पाते हैं, तो उसके समानांतर ये कहा जाता है कि नहीं, प्रेमचंद के बारे में हमें यह बात नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि प्रेमचंद के समय में स्त्री मुक्ति की लहर, स्त्री विमर्श था ही नहीं। लेकिन हम क्यों जानबूझकर गांधारी बच्चियां अपनी आंखों के सामने बांधना चाहते हैं, आंखों में बांध लेना चाहते हैं। हम बहुत ही मजे से भूल जाते हैं कि रखमाबाई, पंडिता रमाबाई, सावित्रीबाई फुले, अज्ञात हिंदू महिला, सीमंतनी उपदेश की रचयिता, सुल्ताना का सपना की रचयिता रुकैया सखावत हुसैन, स्वयं शिवरानी देवी प्रेमचंद की पत्नी, प्रेमचंद से बिल्कुल अलग मिजाज में, या उससे पहले मल्लिका देवी बिल्कुल अलग मिजाज में स्त्री की मनुष्यता का अन्वेषण करके पितृसत्ता के स्त्री द्वेषी स्वरूप को पटल पर, विचार पटल पर विमर्श के लिए सामने रख चुकी थी। पितृसत्ता मनुस्मृति या धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से, शास्त्रों और वर्जनाओं के साथ वो अपना सहचर बनाते हुए किस तरह से आधी दुनिया से उसकी पूरी दुनिया छीन लेते हैं, उसका एक लोमहर्षक इतिहास हमें 1850 से मिल रहा है। मैं भारतीय संदर्भ की ही बात कर रही हूँ। तो क्यों लेखक इस सारे इतिहास को अपने ही घर में उठने वाले, स्त्री की अस्मिता को जानने वाले एक अन्य स्वर को विस्मृत करके वह पितृसत्ता को पोषित करने वाली मानसिकता को अपने भीतर प्रविष्ट कराता है? यह सवाल दरअसल गुप्तचरी के बिना, समय की गुप्तचरी के बिना, लेखक की ही नहीं, कृति की गुप्तचरी या लेखक की गुप्तचरी मात्र ही नहीं चाहिए। लेखक की समूची रचनाशीलता के साथ उसकी रचनाशीलता उसके तलखर को बना दे। लेखक के तलखर का शिनाख्त बहुत जरूरी है, क्योंकि उस तलखर में उसकी तमाम दुर्बलताएं, क्षुद्रताएं, कुंठाएं, वर्जनाएं, ग्रंथियां वह गठरियों, पोटलियों की तरह अंधेरों में डूबी पड़ेंगी। तो जब एक रचना का एक आलोचक अपने समय को समग्रता में देखता है, तब वह आलोचना की गुप्तचरी करते हुए एक पूरी परंपरा का अवलोकन ही नहीं करता है, बल्कि पूर्ववर्ती आलोचना परंपरा में रचनाओं के बारे में जो कुछ कहा गया है उन पर भी वह पुनर्विचार का एक अवसर जुटाता है। मैं यहाँ लग रहा है ज्यादा समय दे रही हूँ, नहीं मैं लेकर आई थी, पानी है। जैसे मैं यहाँ इसे एक और उदाहरण से अपनी बात पुष्ट करना चाहूंगी। उसने कहा था कहानी को हम एक बहुत ही खूबसूरत प्रेम कथा के रूप में पढ़ते हैं। हमने इसी तरह से पढ़ा, बहुत देर तक इसी तरह से पढ़ाया, लेकिन अपने टूल्स लेकर जब आलोचक किसी भी रचना में प्रविष्ट होता, यहाँ मैं फिर से बात कहना चाहूंगी कि आलोचक जब गुप्तचरी करता है, वह सिर्फ रचनाकार या समय की गुप्तचरी नहीं है। सबसे पहले एक अच्छे आलोचक को मुक्तिबोध की तरह अपनी आत्मा की गुप्तचरी करनी होगी। उसे अपने तलघर में झांकना होगा, क्योंकि उसके तलघर में भी बहुत सी वंचनाएं हैं, बहुत से ग्रंथियां हैं, बहुत सी कुंठाएं हैं, विचारधारा के प्रति प्रतिबद्धता भी है।
जो कहीं उसे मनुष्य को उसकी समग्रता में, संपूर्णता में देखने का बोध ही नहीं देती। उसके बहुत से प्रेजुडिसेस है, पूर्वाग्रह है, किसी भी एक गुट के साथ, किसी भी एक मानसिकता के साथ वह सत्य को समूचा देखने नहीं देती। हालांकि मैं अपनी ही बात को काटते हुए कहूँगी कि सत्य को समूचा देखना संभव ही नहीं है। सत्य का चेहरा इतना विराट, इतना संश्लिष्ट, इतना गहन, इतना अखंड और इतना व्यापक है कि उसे एक जोड़ी आंख न देख सकते हैं और ना एक जोड़ी पैर उसके भीतर की यात्रा कर सकते हैं और ना उसे एक कलम शब्दबद्ध कर सकती है। इसीलिए आलोचना साहित्य की कृतियों का जब वह पड़ताल करती है, अपने समय और अपने दृष्टि से संवेदित आंदोलित होकर जब उस रचना के भीतर उतरती है, तो दरअसल वह पूर्ववर्ती पाठ की श्रृंखला को खारिज नहीं कर रही। मैं यहाँ इस बात को रेखांकित करना चाहूंगी कि आलोचना का चरित्र अधिनायकवादी चरित्र कतई नहीं। आलोचना जजमेंट की या मूल्य निर्धारण के लिए एक नियुक्त की गई सीट नहीं है, वह विश्लेषण का सृजनात्मक विवेक है। इसीलिए वह आलोचना की परंपरा में बहुत से अन्य पाठों के साथ अत्यंत विनम्रता पूर्वक, अत्यंत सहिष्णुता से, अत्यंत शांत धीर भाव से अपने पाठ को रखता है और वे सब पाठ मुकम्मल होकर मिलकर, वे सब पाठ मिलकर एक मुकम्मल समय को रचते हैं। आलोचना आलोचक की लोकतांत्रिक चेतना का दूसरा नाम और वह दो बातों को लेकर हमेशा चलता है। आलोचक की कृति और कृति के पाठ, कृतिकार और आलोचक दोनों के बीच स्वायत्तता बनी। कोई एक दूसरे के व्यक्तित्व का, वजूद का अतिक्रमण करके अपने विजय पताका वहां ना टकराए, क्योंकि आलोचना अश्वमेध यज्ञ नहीं है कि आप किसी को रौंद करके अपना घोड़ा आगे लेकर जा सकते। स्वायत्तता और संतुलन, यह एक अच्छे आलोचक को अपनी आलोचना में लेकर आने चाहिए और इनके बिना वह गुप्तचरी आत्मा की गुप्तचरी वह बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्योंकि पूर्वाग्रह उसकी दृष्टि को बाधित करती है। और दूसरी चीज, एक आलोचक को गुप्तचरी करने की प्रक्रिया में जो उसे ध्यान रखनी है वह यह है कि उसका पाठ क्या मनुष्य और समाज की चेतना के विकास ग्राफ को उकेर रहा है या नहीं, क्योंकि वह कृति के भीतर प्रविष्ट होकर कृति की परिक्रमा नहीं कर रहा। आलोचक भक्त की तरह कृतिकार को ईश्वर का रूप नहीं देता है, बल्कि मैं यह मानती हूँ कि आलोचना वर्चस्व के किलों को ध्वस्त करने वाली एक लचीली शय है और वह कृति केंद्रित होते हुए भी कृति को केंद्र में नहीं रखती है, वह कृति का पाठ करने वाली आलोचकीय दृष्टि को केंद्रित करती है। तो इस तरह से आलोचना के केंद्र में आलोचक है, उसका अपना तलखर, उस तलखर को आसमान में टांग देने की जुगत, इतना हौसला कि उसकी जो क्षुद्रताएं हैं, जो उसकी वर्जनाएं और ग्रंथियां हैं, वह उन पर हंस सके, वह उन्हें दूर करने की कोशिश करे, उनसे सबक लेकर एक मुकम्मल इंसान बने। तलखर अंधेरे में डूबी हुई एक शय है, लेकिन एक अच्छा आलोचक बहुत ही निर्भीकता पूर्वक, ईमानदारी से अपने तलखर को आकाश के आंचल में टांगता है और फिर वहां से वह एक मुकम्मल इंसान बनने की यात्रा शुरू करता है। एक मुकम्मल इंसान बने बिना आप भाड़े के गुप्तचर तो हो सकते हैं, जैसे पेगासस को लेकर अभी बात हुई है और वो चल रहा है कि आपको बिजनेस अपना फैलाना है, आपको कोई मतलब नहीं है, लेकिन आलोचक भाड़े का टट्टू नहीं है, वह नैतिक दायित्वों से बनता है। सृजनात्मकता के नैतिक दायित्व, वे दायित्व एक इकाई के तौर पर वह स्वयं कैसे निभा रहा है, एक कृतिकार ने किस तरह से निभाए हैं, उन सब पर उसे
बात कर रही है। मैं बात कर रही थी उसने कहा था कहानी को लेकर, वो मैं भटक जाती हूँ। तो उसने कहा था कहानी हमें प्रेम कहानी की तरह बनती है, लेकिन एक स्त्री होने के नाते आज हम स्त्री के अनुभव को, स्त्री की दृष्टि को स्त्रीवाद में बांटने का बहुत चलन लगाते हैं कि वाद, फिर बाद में आप बताइए आप कौन सी वेद के हैं, हमें तो मालूम नहीं। मैं तो निखुद स्त्री हूँ, स्त्री के रूप में अपने अनुभवों को पढ़ती हूँ और स्त्री होने के नाते जो मेरे अनुभव, जो मेरी संरचना है, उन्होंने मुझे शास्त्रों को पढ़ना सिखाया है। उन्होंने मुझे मीनिंग बिटवीन द लाइन्स उन्होंने तुरंत मेरे सामने उकेर दिए हैं। यह संवेदना एक मनुष्य, स्त्री के भीतर मनुष्यता का आरोपण कर देना, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी स्त्री दलित हाशिए पर फेंकी गई तमाम अस्मिता, और मैं उनमें आलोचना को भी मानती हूँ कि आलोचना का विमर्श, आलोचना का अस्मिता विमर्श आज बहुत जरूरी है, क्योंकि आज हमने आलोचना को सिर्फ उपजीव्य बना दिया है, एक रॉकेट बना दिया है जो परिक्रमा करता है, जो एक सृजनात्मक विधा के रूप में जिसे नहीं स्वीकारा जाता है। तो जब मैं उसने कहा था कहानी पढ़ती हूँ, तो मुझे लगता है यह प्रेम की कहानी नहीं है, प्रेम की ब्लैकमेलिंग की कहानी। प्रेम, मैं बहुत सी चीजों को छोड़ देती हूँ, सिर्फ बहुत सा विश्लेषण छोड़ देती हूँ बीच में। मैं ये प्रश्न उठाती हूँ कि क्या प्रेम, यदि सूबेदारनी को सचमुच लहना सिंह से प्रेम था, तो क्या वह अपने प्रेमी को गोलियां खाने के लिए कहती? प्रेम समर्पण और त्याग का नाम है। प्रेम अपने गार्हस्थ्यिक सुख को, अपने गृहस्थी को, अपने पति और पुत्र को बचाने के लिए अपने तथाकथित प्रेमी को जान गंवाने का आह्वान देना नहीं। यह दरअसल यह प्रेम को परवान चढ़ाने की कहानी नहीं है, यह गार्हस्थ्यिक दायित्व, स्त्री की सतीत्व छवि को पुष्ट करते हुए स्त्री की प्रेमी रूप को, स्त्री के प्रेम करने की स्वतंत्रता को बाधित करने की कहानी है। मैं आज भी इस कहानी के 100 साल बाद भी अपने स्टूडेंट से पूछती हूँ कि क्या तुम्हारा कोई परिचित मित्र, प्रेमी नहीं, बॉयफ्रेंड नहीं, कोई परिचित मित्र, क्लास फेलो तुम्हारी शादी के बाद तुम्हारे घर में आता है, और तुम क्या अपने पति से कहोगे कि देखो वो तो मेरा परिचित है, आपका दोस्त होगा, आपका सबॉर्डिनेट होगा, लेकिन वो मेरा दोस्त है और आप उसे अंदर मेरे कमरे में भेजिए। हम हाशिए के लोग हैं, कस्बों के रहने वाले हैं। ग्रामीण संस्कृति भारत को की आत्मा का कोर बनाती है। आज भी कोई पति, कोई संबंध यह स्वीकार नहीं करेगा कि स्त्री अपने बेडरूम में अपने किसी क्लास फेलो के साथ अंतरंगता से बात करे। तो 1916 में सूबेदार के कहने पर लहना सिंह घर के अंदर, जबकि अंतःपुर और बाहर का दीवान खाना, इन दोनों की विभाजक रेखा बहुत स्पष्ट हुआ करती थी जिस जमाने में, वहां वह प्रवेश करता है। और 25 साल के अंतराल के बाद जब स्मृतियों को सहेजने के लिए ना फोन कॉल्स है, ना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा है, ना चिट्ठी पत्री की उस समय कोई सुविधा है, और आप 8 और 12 साल के बालक, किशोर भी नहीं, बालक है, और 25 साल बाद माँ भी अपने बेटे को देखो तो शायद वो उसे नहीं पहचान पाएगी। और विजयदान लेखा की कहानी भी है कि पिता अपने ही बच्चे का मर्डर कर देता है, क्योंकि वह एक युवक है और वह देखता है एक लंबे अरसे बाद, जब पर्यटन के बाद घर लौटता है, कि उसकी पत्नी एक युवक के साथ एक बिस्तर पर सोई हुई है, और वह अवैध संबंधों की परिकल्पना करके जिसे मारता है, पता चलता है कि वह उसी का पुत्र है जो युवा हो गया। तो किस तरह से उसके भीतर वो प्रेम की स्मृतियां आई हैं। यह वास्तव में प्रेम की कहानी नहीं है, प्रेम के भाव का इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ एक आलोचक अपनी दृष्टि से संवेदित होकर जब कहानी का पाठ करता है, तो वह कहानी में नए अर्थ भी भरता है। आलोचना इसीलिए कृति को नित्य नवा करने की एक परंपरा है, एक श्रृंखला है, और साथ ही वह तब युगीन आलोचकों को भी कटघरे में खड़ा करती है, उनकी भी वह गुप्तचरी करती है कि
कि यदि आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसे बेहतर प्रेम कहानी मानते थे तो दरअसल इसलिए कि उनकी दृष्टि गार्हस्थ्यिक प्रेम को ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानने की दृष्टि थी, जो उसने कहा था कि समानांतर कभी भी चंपा या मधुलिका प्रसाद की रचनाओं को कोई अहमियत नहीं दे पाए। तो बहुत सी बातें, लेकिन अब मैं सिर्फ 1 मिनट में अपनी बात करूँगी कि आज जो प्रश्न है कि आज क्यों गुप्तचरी, क्या आज सही गुप्तचरी हो रही है, आत्मा की गुप्तचरी लेखन के स्तर पर और आलोचना के स्तर पर, तो ये हमें स्वीकारना होगा कि 21वीं सदी का यह समय, यह चिंतन मनन का समय नहीं है, अध्ययन चिंतन मनन का समय नहीं है, यह सिर्फ शोध का समय है, यह कटिंग पेस्टिंग का समय है, यह अखबारी रिपोर्टाजों को कलेक्ट करके एक रचना का रूप देने का समय है। इसीलिए जब आप उथले उथले तैरेंगे तो आपके भीतर की गहराइयों को पकड़ने के लिए गुप्तचरी की कोई आवश्यकता नहीं है। रचना ही चूंकि प्रतिमान परोसती है, इसीलिए आज आलोचना में भी हमें उतनी धार दिखाई नहीं पड़ रही है। लेकिन समय का सृजन का विवेक सिर्फ और दायित्व आलोचक पर नहीं है, हम सब पर है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि आज सबसे पहली ज़रूरत है कि हम अपने अंदर झांकें और अंदर उगते बियाबानों के अंधेरों को दूर करने की एक सामूहिक और एकल पहल करें।